तो अभी हमारे महासमागम के कार्यक्रम में हमारी मुख्य अतिथि और वक्ता डॉक्टर पूनम चौहान जी हमारे साथ में शामिल हैं। हाँ जी। डॉक्टर पूनम जी भवानीगढ़ सभी जिला आ गए संगरूर हैं। पंजाब से हैं। पूनम जी आयुर्वेद और स्वदेशी चिकित्सा की बहुत अच्छी जानकार हैं और इसके साथ साथ ही ये सामान्य प्रसव विशेषज्ञ भी हैं। पूनम जी ने अमर शहीद श्री राजीव दीक्षित जी से प्रेरित होकर इस नए कार्य को करने का बीड़ा उठाया है। इन्होंने बहुत से बड़े बड़े एलोपैथी के डॉक्टर्स को धूल चटा दी है। अब धूल किस लिए चटाई है वो देखिए। वे डॉक्टर जो नॉर्मल डिलीवरी के बजाय सीजेरियन को बढ़ावा देते हैं, जबरदस्ती हमारी बहनों के शरीरों के साथ, उनके शिशुओं के साथ में खिलवाड़ करते हैं और फिर मोटी फीस का बिल बनाकर उनके घर वालों को थमा देते हैं। ऐसे डॉक्टर्स जो गर्भवती महिला को कॉम्प्लिकेशंस बताकर, जटिलताएं बताकर, उन्हें डराकर उनका सीजेरियन कर देते हैं, ऐसे डॉक्टर्स की डॉक्टर पूनम जी ने हर थेरेपी को गलत साबित कर दिया है। तो आज हम आपको स्वदेशी चिकित्सा व आयुर्वेद की ज्ञाता और सामान्य प्रसव विशेषज्ञ डॉक्टर पूनम जी के विचार सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बार सभी श्रोतागणों से मेरी विनती है कि कृपया आप सभी इस वॉइस चैट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट कर लीजिए। इस कार्यक्रम का जो मैसेज और पोस्टर है इसे सभी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए ताकि सभी भाई बहन आज के इस महत्वपूर्ण और विशेष कार्यक्रम का हिस्सा बन लाभान्वित हो सकें। आप सभी ने बीते कुछ दिनों में बड़ी ही तेजी के साथ में एक वीडियो को वायरल होते देखा होगा, जिसमें एक नवजात शिशु का शरीर मछली की भांति दिखाई दे रहा था। और इस कार्यक्रम की सूचना के लिए जो पोस्टर तैयार किया गया है उसमें भी आपने एक तस्वीर देखी होगी जो कुछ कुछ ऐसी ही दिखाई पड़ती है, जिसमें नवजात शिशु का शरीर मेंढक की भांति नजर आ रहा है। आप लोग देख सकते हैं, पोस्टर को चेक कर सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस तरह के बच्चों का जन्म अभी होने लगा, मतलब अभी कुछ समय पहले ही होने लगा, लेकिन कुछ सालों में यदा कदा इस तरह का कोई एक आध केस सुनने में आ ही जाता था। लेकिन इस महामारी के टीकाकरण के बाद से ही ऐसे नताइज अब सामने आने लगे हैं और इन मामलों में अब तेजी के साथ में इजाफा होने लगा है। और कुछ इस तरह का ही एक केस हाल ही में मैंने अपनी रिश्तेदारी में भी देखा है। अभी आगे विस्तार से इस पर चर्चा होगी। बहरहाल डॉक्टर पूनम जी नमस्ते, वंदे मातरम। मैं हाँ भारत जी। जागो अभियान की पूरी टीम की ओर से हमारे इस कार्यक्रम महासमागम में आपका हृदयपूर्वक स्वागत करती हूँ। उम्मीद है कि आप कुशल पूर्वक होंगी। जी पूनम जी। जी। वंदे मातरम सभी को। मैं डॉक्टर पूनम भवानीगढ़ से डिस्ट्रिक्ट संगरूर। मैं श्री राजीव जन सेवा संस्था से जुड़ी हुई हूँ और मैं सभी की भलाई के लिए ये कार्य में जुड़ी हूँ ताकि जितने भी हमारे ये संस्थाएं हैं सबको पता लगे कि यहाँ पर जो कुछ भी है एक दूसरे के साथ मिलकर ही सब कार्य हम संपन्न कर सकते हैं। अगर हम किसी दूसरे के पीछे दौड़ेंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात मेरी ये है कि मैं जो नॉर्मल डिलीवरी करती हूँ वो मैं अपने ढंग से करती हूँ। राजीव भाई की जो वो मुझे एक एक कुछ उनकी तकनीक लेती हूँ, कुछ उसमें से, और कुछ उनसे प्रेरित होकर भी मैं कुछ करती हूँ ताकि मैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इससे प्रेरित कर सकूँ, डॉक्टर से बचा सकूँ। आजकल जब पहला महीना ही लगता है तो उसको बोल देते हैं कि फटाफट जाओ और सजीरियन करवाओ, वो अल्ट्रासाउंड करवाओ, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन डॉक्टर पहले ही डरा देते हैं, जी तुम्हें बेड रेस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा अबॉर्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा, बहुत कुछ डराते हैं और उनको टीके लगाने शुरू कर देते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है। जब हम हेल्दी हैं, हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तभी हम अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, अदरवाइज तो हमें जरूरत ही नहीं है अल्ट्रासाउंड करवाने की। अपना अच्छा खान पान, अच्छी सोच, उसके साथ चलो। और अभी हमारी संस्था में अमरिंदर भाई से मैं जुड़ी हुई हूँ, जसप्रीत भाई से जुड़ी हुई हूँ, आनंद भाई से जुड़ी हुई हूँ। इन्होंने ही मुझे आगे और बढ़ाया। और इन्होंने एक बुक शुरू करी है जो है गर्भ विज्ञान, वैद मेलू भाई से आचार्य जी ने ये शुरू की हुई है। तो उसमें गर्भ से ही रिलेटेड बहुत कुछ है। मैं अपनी बहनों को भी सबसे यही कहूँगी कि वो पढ़ें, उसमें देखें कि उसमें कितना कुछ लिखा हुआ है।
वो है हमारे संस्था में जुड़े हुए हैं, उनसे पूछ भी सकते हैं कि ये कहाँ मिलेगी और कैसे मिलेगी, और मिल भी जाएगी बड़े आराम से। और जितना भी हो सके नॉर्मल डिलीवरी करवाएं। ऑपरेशन, डॉक्टर ने ये एक धंधा बना रखा है ऑपरेशन के लिए। तीसरे महीना, चौथे महीने में उनको कॉम्प्लिकेशन बता देते हैं, बेड रेस्ट बता देते हैं। पूरे टाइम में जाकर के बोल देते हैं कि बच्चे के नाड़ुए लिपटे हुए हैं और इसका सजीरेन होगा, क्योंकि उन्होंने एक धंधा बना रखा है, उसी से उन्होंने पैसे बनाने हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जो मैंने कार्य किया है, मैंने दो दो नाड़ुए लिपटे होते हैं गले में, तो उसकी भी मैंने नॉर्मल डिलीवरी की है। कोई मैंने छोटा ऑपरेशन नहीं किया और कोई मैंने ग्लूकोज नहीं लगाया। बिना टीके के जड़ी बूटियों से ही मैंने नॉर्मल डिलीवरी की है। और मैं अपनी जी। वीडियो डालती भी रहती हूँ, हम्म। जो ये पूनम जी, अगर डरा देते हैं। आप पूनम जी, एक हाँ छोटी सी जी। विनती करना चाहूंगी आपसे। अगर आप अपना कैमरा ऑन कर लें तो यूट्यूब पर भी हम प्रकाशित कर पाएंगे। अगर आपको दिक्कत है तो फिर रहने दीजिए, अगर आप चाहें तो खोल सकती हैं। ठीक है। हाँ जी। तो जैसा कि पूनम जी मैंने आपको भी बताया कि अजीबोगरीब बच्चों का जन्म और इनकी संख्या अब टीकाकरण के बाद से काफी बढ़ने लगी है। और हाँ राजीव जी। दीक्षित जी ने भी अपने व्याख्यानों में बहुत सालों पहले ही बता दिया था कि टीके चाहे किसी भी बीमारी या व्याधि के लिए बनाए गए हों, ये कभी भी आपको कोई फायदे नहीं देते, बल्कि हाँ ये जी। गंभीर दुष्परिणामों और मौत का कारण बनते हैं। ये बेहद ही खतरनाक होते हैं। लेकिन हम बात जी। करें हालिया दौर की, तो ज्यादातर लोगों ने टीके की दोनों खुराकें अब ले ली हैं और तीसरी खुराक की ओर अब बढ़ रहे हैं। ऐसे में मेरा आपसे सबसे पहला प्रश्न ये है कि जो नवजात शिशुओं में ये विकृतियां देखने को मिल रही हैं, क्या वो टीकाकरण के बाद में आने लगी हैं? आप इन शारीरिक शारीरिक विकृतियों के लिए इस अनुचित टीकाकरण को कितना जिम्मेदार समझती हैं? क्या वाकई टीका होने क्या आपकी वाकई आवाज जो नहीं टीका आ रही है? है मुझे। जी, मेरा आपसे सबसे पहला प्रश्न ये है कि जो नवजात शिशुओं में विकृतियां देखने को मिल रही हैं, आवाज आ रही है आपको मेरी? पता नहीं। पूनम जी, आपको आवाज आ रही है क्या मेरी? माफी चाहूंगी, जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है कृतिका। अच्छा, मैं एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन करती हूँ, फिर भी नहीं आती है तो आप लीव करके ज्वाइन कर लीजिएगा एक बार, है ना? कृतिका जी, आवाज तो आ रही है, कहीं इनके अच्छा। में टच न अच्छा हो जी। गया हो। हमें हाँ आवाज जी, आ रही पूनम जी है। ने। हाँ और जी, हाँ जी, मैं पूनम एक जी। बात यहाँ पर अगर बोलना चाहूँ तो इजाजत जी, है? अब आ रही है। जी, जी, बोल सकते हैं। हाँ जी। जी। मैं ये कह रही थी, ये जो आप कह रहे हैं ना विकृति, हाँ जी, हाँ जी। वैसे ये विकृति थोड़ा पहले भी बढ़ी हुई है। जो मैंने हुँ। वो विकृतियां दूर की हैं रसोपचार से अपने। तो जी। अगर आप चाहोगे तो उसमें भी आप किसी टाइम मेरे को टाइम दोगे तो मैं आपको हुँ, हुँ, समझाऊंगी। तो मैंने ऐसी कुछ माओं को बदलाव हुँ, किया है कि पहले 3 बच्चे उनको विकलांग हुए थे हुँ। और 20 साल शादी बाद उनको स्वस्थ बच्ची हुई। उस पे बात करेंगे। तो पहले भी विकृतियां थी, अब और बढ़ गई हैं इसके बाद, हाँ जी, अभी आज मैंने के थोड़ी दौरान। देर पहले यही चर्चा की थी कि ऐसा नहीं है कि इस तरह के केसेज़ अभी देखने में आ रहे हैं। पहले हाँ से हाँ हाँ, देखने में आ रहे हैं, लेकिन अब इनकी संख्या जो है वो तेज़ी बढ़ से रही है। बढ़ती चली जा रही है, हाँ टीकाकरण हाँ के हाँ बाद से खास तौर हाँ पर। हाँ। जी। नहीं, जी। टीकाकरण देखो पहले भी कर रहे थे ये लोग हाँ जी। गर्भावस्था में हमारी बहू बेटियों का। तो जी। मैं काफी खिलाफ हूँ इन चीजों के। मैं नाड़ी शोधन करवाती हूँ, आज तक ऐसा कोई मरीज नहीं है जो ठीक नहीं हुआ है। और ये एक जी। तरह से हमारी जेनेटिक प्रॉब्लम बढ़ा रहे हैं। तो मैंने हुँ। जेनेटिक और पुश्तैनी बीमारियां भी ठीक की हैं। तो इसके लिए हम अगर मिलजुल के करेंगे, पूनम जी से मैं पर्सनली मिल चुकी हूँ, उनके घर पे जी। जा चुकी हूँ पूनम जी से के। तो हमारा जान पहचान है, तो हम अगर मिल के करेंगे ना तो शायद और अच्छे बेहतर रिजल्ट आएंगे। बिल्कुल तो नीलम मैंने जी, ये आप भी बढ़िया सवाल काम रखा कर है रही हैं। कुछ लोगों के साथ हाँ जी। कि अगर हम अपने युवा बच्चों को, जैसे एक आज ट्रेंड चल गया है कि शादी से पहले युवा ना 2-4-6 महीने जिम ज्वाइन करते हैं। वो जिम जी। ज्वाइन उल्टा हार्मफुल है। उसके लिए मैं डिटेल में किसी टाइम बताऊंगी। मगर अगर हम उसका एक 15 दिन या महीना नाड़ी शोधन करवा देना, शादी के बाद होने वाली कई परेशानियों से हमारे युवा बच जाएंगे। बहुत जी। धन्यवाद आपको, आपने टाइम दिया। अब पूनम जी आप चालू। जी, 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 जी।
तो पूनम जी, मेरे को लगता है कि अब शायद आपको मेरी आवाज़ ठीक से आ रही होगी। हाँ जी, हाँ जी। जी, तो मेरा अब पहला जो प्रश्न था वो ये था कि जो नवजात शिशुओं में विकृतियां देखने को मिल रही हैं, क्या वो टीकाकरण के बाद में आने लगी हैं? आप इन शारीरिक विकृतियों के लिए इस अनुचित टीकाकरण को कितना जिम्मेदार समझती हैं? और क्या वाकई टीका होने वाली माँ और उसके अजन्मे बच्चे के लिए घातक साबित हो रहा है? इससे इंसान की नस्ल क्या वाकई खराब जी, होने लगी है? जी पूनम जी। जी, जी हो रही है, 100% हो रही है। क्योंकि इसका असर बेबी को खून के ज़रिए मिल जाता है, तो वो खराब करता है। तो मैं मेरे पास जितने पेशेंट आते हैं तो मैं उनको मना करती हूँ कि टीका नहीं लगवाना है। अगर आप बच्चा स्वस्थ चाहते हो तो उसके लिए इंजेक्शन बिल्कुल भी नहीं लगवाना है। और मेरे पेशेंट मुझे फॉलो करते हैं, वो नहीं लगवाते हैं। अभी एक पेशेंट लगवा कर आ गया था तो मैंने उसको बोला कि नहीं लगवाना है। एक डोज लगवा ली, लेकिन फिर उसने दूसरी डोज नहीं लगवाई। तो अभी तक तो मेरे जितने भी आए हैं पेशेंट, तो उनके बेबी तो फिलहाल ठीक है, क्योंकि उन्होंने नहीं लगवाया है। और बहुत कुछ सुनने में आ रहा है कि प्रेग्नेंट लेडी को जबरदस्ती लगा देते हैं, तो उनका अबॉर्शन तक भी हुआ है। मेरे पास कुछ ऐसे केस आए हैं जो मेरे पेशेंट ना हो करके दूसरी जगह से आकर के मुझे ये बात उन्होंने बताई है कि हमने इंजेक्शन लगवाया, हमें हमारे इतने मंथ थे और हम हमारा जी। अबॉर्शन हो गया। देखो ये फिर हार्मफुल है ना, ये तभी तो हुआ है ना। हम्म। और सेकेंडली ये भी हो सक दूसरी बात ये है, चलो इंजेक्शन का तो ये अब आ गया है। और कुछ हम्म। हमारी जो गर्भानियां होती है ना, ये टीवी देखना, कार्टून देखना, इससे जी। बहुत गलत असर पड़ता है। अगर टीवी देख रहे हैं, कार्टून देख रहे हैं, तो कार्टून में कुछ भी सही नहीं होता। मोस्टली गर्भानी देख रही कि कार्टून भी चलो हमारा मनोरंजन हो जाएगा, लेकिन उसमें जो कार्टून के बच्चे बने होते हैं ना, वो टेढ़े मेढ़े हाथ पैर, ये हम्म। प्रैक्टिकली ही हमने देखा है। हमने डिलीवरी की तो वो बेबी के 2 उंगलियां थी हाथ की, दोनों हाथों की, और पैर की भी 2-2 उंगलियां थी, और उसका मुंह भी टेढ़ा था। तो हमने अच्छा। पूछा कि सारा बेबी तेरे ठीक है? बिल्कुल ठीक है, ये प्रॉब्लम कैसे आई? तो उसने बोला कि मैं कार्टून देखती थी। तो हम्म। उसका इफेक्ट पड़ा ना कार्टून का। और बिल्कुल, फिर यानी जो वैसे ही फिर देखते हैं बेबी हो सुनते हैं जाता है उसका सीधा जैसा। असर पड़ता है। जी। जी जी बोलिए पूनम जी, बोलिए आप। हाँ जी। तो मैं तो जो जितनी भी गर्भानी है, गर्भवती हैं, उनको यही बोलूंगी कि कार्टून बिल्कुल ना देखें, अच्छा पढ़ें, अच्छा सोचें, अपने बच्चे से बात करें। अगर हम्म। अभिमन्यु पेट में सब कुछ सीख सकता है, चक्रव्यूह में जाना सीख सकता है, अगर उसकी माता अगर ना सोती तो वो निकलना भी सीख जाता। तो अगर जी। अभिमन्यु अपने माता के गर्भ में सब कुछ सीख सकता है, तो हमारा बच्चा हमारे गर्भ में क्यों नहीं सीखता? उसको सुनता है। लेकिन हम्म। आजकल की पीढ़ी को ये समझ नहीं है कि हमारा बच्चा अंदर फील करता है, हर चीज को फील करता है। और हमारे जो ये गर्भ संस्कार हैं, अगर जैसे हमारे संस्कार होंगे वैसे ही बच्चा एक्सेप्ट करेगा। कुछ बातें बच्चा गर्भ में ही समझता है। हम कहते हैं कि गर्भ अवस्था में जो गर्भानी है वो खाने को मांगती है। हम्म। वो नहीं मांगती, उसका बच्चा मांगता है अंदर से। तो उसको देना चाहिए, जो वो मांगती है उसको देना चाहिए, उसका मन करता है। आजकल डॉक्टरों ने ये नहीं खाना, वो नहीं पीना, ऐसे नहीं लेटना, वैसे नहीं लेटना, बहुत डरा डरा के आखिर में जो गर्भवती होते हैं उसके शरीर को एक मशीनरी बना करके लिटा दिया जाता है कि अब तुम्हारा सजीरन होगा, अब हम तुम्हारी मशीन को खोलेंगे, उसका पुर्जा निकालेंगे, ठीक करेंगे, उसमें से बच्चा निकाल के फिर वहीं पर सेट कर देंगे। वो जी। बना के रखती है। लेकिन हम बहुत लोगों को प्रेरित करते हैं कि इन बातों को ध्यान में मत दो। नॉर्मल डिलीवरी से बहुत फायदे हैं और सजेरियन में कुछ नहीं रखा है। हम्म। मैंने तो खुद अपनी जो क्लिनिक है बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखवाया है कि मैं नॉर्मल डिलीवरी करने के लिए तैयार हूँ। बड़े चाहे 2 ऑपरेशन हो, मैं उनकी भी नॉर्मल डिलीवरी करूंगी। चैलेंज करती हूँ मैं। और मैंने किए भी हैं। मैंने वीडियोस भी डाली हैं, 2 ऑपरेशन वाली भी, 1 ऑपरेशन वाली भी, जिनके पहले सजीरियन हुए। हम्म। मेरे पास ऐसे ही केस आते हैं ज्यादा।
और अभी भी मैंने डाली हैं, जिनके बड़े बड़े ऑपरेशन हुए थे 4-4 किलो के और 2-2 नाड़ुए लिपटे हुए थे, हॉस्पिटल में से छुट्टी लेकर के आकर के मेरे पास आए हैं, तो मैंने उनकी नॉर्मल डिलीवरी की है। डॉक्टर ने डरा दिया है, बच्चे की पोटी निकल गई है, अब तो सिजेरियन करना पड़ेगा। वो डर जाते हैं, दोनों में से एक बचेगा, जैसे मर्जी कर लो। लेकिन ये सब बेकार का षड्यंत्र है और इनके पास कुछ भी नहीं है। आयुर्वेद में बहुत कुछ है, बड़ी सी बड़ी बीमारियों का इलाज है इसमें, लेकिन जी लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। इसके लिए हमें जी एकजुट होना पड़ेगा।